All of you be ready for the next point here. Let us continue the story of Einstein here in the end of the chapter here. Point number 15. At the urging of a colleague नहीं बोलना, बहुत खराब pronunciation है आपके. It's a colleague. Clear? At the urging means requesting. Clear? उनके किसी साथी ने, उनके किसी colleagues ने, उनके साथ जो काम करते थे उनके किसी colleague ने उनको रिक्वेस्ट की कि काम करो आइंस्टाइन, आप है ना इस प्रॉब्लम को अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट के सामने रखने की कोशिश करो, शायद वो आपकी बात मान ले. और इसलिए आइंस्टाइन ने क्या किया? आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ दैट टाइम, फ्रैंकलिन डी रोसीवेल्ट. आपके एसएस के बुक में भी ये नाम दिया हुआ है, सो देयर इज नो नीड टू गेट शॉक्ड. क्लियर? फ्रैंकलिन डी रोसीवेल्ट को उन्होंने उस वक्त के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है उनको एक लेटर लिखा ऑन 2 अगस्त 1939. ठीक है, आपको पता है कि 1945 में बॉम्ब गिराए गए थे, वो नीचे आएगा, इधर लिखा हुआ है बाद में. लेकिन 1939 में उन्हें डर था कि अगर ये बॉम्ब बन गया तो बड़ी समस्या बन जाएगा. इन विच ही वार्नड वेरी क्लियरली, उन्होंने अपने फॉर्मूले के ऊपर बने हुए इस एटॉमिक बॉम्ब को लेकर क्लियरली वार्न करके रखा था पहले से ही अमेरिका के प्रेसिडेंट को. क्या लिखा था? अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, अगर एटॉमिक बॉम्ब का एक भी बॉम्ब अगर गिराया ना या उसको फोड़ दिया गया, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, किसी पोर्ट पर अगर इसको गिराया ना, किसी भी पोर्ट पर, सी पोर्ट पे या फिर किसी यस बी प्रकार के एयरपोर्ट पे, तो क्या होगा पता है इसका परिणाम? माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट. अच्छी तरह से वो पूरे पोर्ट को तो उखाड़ के फेंक ही देगा, पूरा डिस्ट्रक्शन करके छोड़ेगा. लेकिन साथ में देखो क्या होगा, टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, लेकिन आजू बाजू की जो टेरिटरी है, आजू बाजू का जो एरिया है, द सराउंडिंग एरिया विल बी बैडली डैमेज्ड, इट विल बी बैडली एक्सप्लोडेड, पूरा सत्यानाश हो जाएगा पूरी तरह से. यस, पूरा एरिया टूट के बिखेर जाएगा. हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, लेकिन बदनसीबी से अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, रोसीवेल्ट के सामने ये पूरा लेटर लिखने के बावजूद, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना प्रयास करने के बावजूद, उनके शब्दों का कोई फर्क या कोई असर, कोई भी असर फ्रैंकलिन डी रोसीवेल्ट के ऊपर नहीं हुआ. उन्होंने बात ही नहीं मानी. इज इट क्लियर? द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन. दूसरी तरफ जैसे जर्मन्स ने किया था, वैसे अमेरिका ने भी उसी फॉर्मूले के आधार पर एटॉमिक बॉम्ब बनाया, वो भी अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए अपने ही कंट्री में इस बॉम्ब को बनाने का अंजाम दिया. एंड वो फूटता है कि नहीं, कितना नुकसान होता है, ये देखने के लिए उन्होंने इस बॉम्ब का उपयोग कहां पर किया? एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी. ऐसे मजाक में नहीं फेंका उन्होंने जापान में. एक्चुअली उस वक्त जापान ने भी एक गलती की थी. कौन सी? जापान ने उनके किसी पोर्ट को सरेंडर किया. जापान भी चाहता था अमेरिका का कुछ हिस्सा उनके कब्जे में आ जाए, उस वक्त जापान बहुत स्ट्रांग था. और ये गलती जब वो कर बैठे तो अमेरिकन ने तब तक तो बाय दैट टाइम दे हैव ऑलरेडी डेवलप्ड एटॉमिक बॉम्ब, तो उन्होंने सोचा कि चलो मौका मिला है, करेक्ट, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं. और उन्होंने जापान के जब इस हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब डाला इन अगस्त, 2 बार डाले थे. क्लियर? 1945 में, तो आपको बता दूं आज लगभग 2020, मतलब आज से सिर्फ 25 साल के बाद, 1945 से लेकर 2045 आ जाएगा, 25 साल के बाद 100 साल पूरे हो जाएंगे. लेकिन आज भी उस एटॉमिक बॉम्ब का परिणाम जापान के उस शहरों में, उन दोनों शहरों में, हिरोशिमा और नागासाकी में, जिन जिन के बॉडीज में वो रेज घुसे थे ना, उनकी अगली जनरेशन जब जन्म लेकर आती ना, तो वो लगभग 90% हैंडीकैप ही पैदा होती है. बड़े दुख की बात है. सोचो, इसके रेडिएशन का असर अगले जनरेशन पर भी पड़ता है. मतलब आज अगर एटॉमिक बॉम्ब फूटा, हमारे बॉडी में अगर वो रेज गए, और हमारे आगे की जो 2, 4, 5, 10 जो जनरेशन होंगी ना, तो वो रेस का असर उनके बॉडी में देखने को मिलेगा. कुछ तो बिना आंख के भी पैदा होते हैं, कुछ तो बिना
ब्रेन के डेवलपमेंट के, आधा ब्रेन तैयार हो गया, आधा ब्रेन पैदा ही नहीं हुआ। ऐसे बेचारे हैंडीकैप जन्म लेकर आते हैं, है ना। बड़े दुख की बात है दैट सच काइंड ऑफ थिंग्स आर टेकिंग प्लेस व्हेन सच अ एटॉमिक बॉम्ब इज ड्रॉप्ड। और बहुत जरूरी बात मैंने आपको ये समझाई कि इसका रेडिएशन का जो असर होता है, इट्स वेरी 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 डेंजरस। आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। और आइंस्टाइन ने जब ये देखा कि ये दो शहरों के ऊपर अमेरिका ने यस अपने बॉम्ब का यस एक बार यूज करके देखा है, तो वो पूरी तरह से हिल के रह गए। उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत खराब लगा उन्हें किस बात का, दैट दिस शुड नॉट हैव हैपेंड, क्योंकि इसका जो नुकसान हुआ बहुत हद से ज्यादा हुआ था। इट वाज बियॉन्ड द एक्सटेंट। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव। मिसिव मतलब एक लंबा चौड़ा सा लेटर लिखना, ऑफिशियल। इट इज रिटन, देखो बाजू में लिखा हुआ है, देखो मिसिव का मीनिंग। लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, लंबा लेटर और ऑफिशियल लेटर होता है। तो ऐसा जो लेटर उन्होंने लिखा था, ठीक है, तो वो मिसिव होता है। सो दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव, पब्लिक के सामने पब्लिश किया जा सकता है, टू द यूनाइटेड नेशंस। जो यूनाइटेड नेशंस के सामने पहले उन्होंने ये मिसिव यानी कि वो पर्टिकुलर लेटर लिखा, और उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। उन्होंने किस चीज का प्रपोजल रखा था यूनाइटेड नेशंस के सामने उस लेटर में, कि आप पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट को एकजुट बनाओ, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही गवर्नमेंट बनाओ, ऐसी गवर्नमेंट बनाओ जो हर एक चीज पर कंट्रोल रखेगी। काश ऐसा उस वक्त उन्होंने कर दिया होता, तो आज ये चाइना बीना जो कुछ कर रहे हैं ना, उनकी हिम्मत ही नहीं होती ऐसा करने की। क्योंकि जब वर्ल्ड फॉर्मेशन में गवर्नमेंट वर्ल्ड गवर्नमेंट बनती ना, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसे कोई स्टेप उठाता है तो पूरे वर्ल्ड के जितने भी नेशंस है उस पर हमला कर देंगे, ऐसा नियम बन जाता। लेकिन वापस वही निराशा। अनलाइक द लेटर टू रोसीवेल्ट, बिल्कुल रोसीवेल्ट को जैसे पहले लेटर लिखा था कोई फर्क नहीं पड़ा, उसी तरह से लाइक द सेम वे दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इसका भी कोई असर नहीं पड़ा। इस लेटर का उन्हें लगा था कि कोई असर तो पड़ेगा, कम से कम मेरी वैल्यू तो ध्यान में रखेंगे, मेरे रिस्पेक्ट करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली नो वन पेड अटेंशन ऑन हिज लेटर। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन आने वाले अगले जो डिकेड्स होंगे, 1 decade is equal to 10 years, so coming years of 20 30 40 जो भी होंगे, ओके, उन कुछ डिकेड्स में कम से कम आइंस्टाइन के दिमाग में एक विचार आया। कौन सा? आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आइंस्टाइन को लगा कि मुझे खुद अब पॉलिटिक्स में घुसना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और ये उन्होंने जब तय किया तो किस वजह से किया? एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ट अप। उनका ये जो गुस्सा था, एजिटेशन जो था, ये जो एंग्रीनेस था उनका, when who is getting very much annoyed about something, one who is getting agitated by something, one who becomes very angry with something, तो वो गुस्सा जो था किस बात का था कि मैं पूरी तरह से ये जो आर्म्स बनाए जा रहे हैं, वेपन्स बनाए जा रहे हैं, इनको बनाने का जो काम चल रहा है उसका मैं पूरा अंत कर दूंगा, डिक्लेयर कर दूंगा अगर मैं पॉलिटिक्स में जीत के आया तो। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन, और वो क्या करेंगे? अपनी पॉपुलैरिटी को, अपनी खास करके पब्लिसिटी में क्या करेंगे? कैंपेन चलाएंगे, लोगों के साथ स्ट्राइक्स पर उतरेंगे, लोगों के साथ किसी चीज का विरोध करेंगे। किस चीज का विरोध? कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। सब जगह पर पीस मेंटेन किया जाए और डेमोक्रेसी मेंटेन की जाए, लोकतंत्र को जिंदा रखा जाए ताकि लोगों के विचारों को यस एक्सेप्ट किया जा सके। एंड नाउ इन द लास्ट पॉइंट ऑफ योर लेसन, व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955, आइंस्टाइन जब 1955 में दुनिया से चल बसे, जब उनकी उम्र 76 थी, तो उस वक्त दुनिया ने सिर्फ उनको क्या किया? सेलिब्रेट किया। दुनिया ने उनको एक न्यू विजन देने वाले विजनरी की तरह सेलिब्रेट किया कि ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपने फॉर्मूले के दम पर एटॉमिक बॉम्ब्स यस बनने की भी परमिशन दी होगी, या फिर परमिशन नहीं भी मिली तो भी एटॉमिक बॉम्ब तो बन तो गए थे। एंड देयरफॉर ही वाज सेलिब्रेटेड एज अ वेरी फाइन विजनरी। विजनरी मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर,
ऐसा विजनरी कि जो फ्यूचर के बारे में सोच सकता है इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे। लेकिन कैसा कैसा फ्यूचर के बारे में सोचना? ओरिजिनल मैनर में, कि वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, और इंटेलेक्चुअल लेवल पर वर्ल्ड को किस चीज से रोकना पड़ेगा। ऐसे टाइप का विजनरी का सेलिब्रेशन पूरे वर्ल्ड ने किया। एंड ही वाज गिवन द वर्ल्ड सिटीजन का एक टाइटल दिया गया उन्हें। एंड ही वाज यस सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड सिटीजन। वर्ल्ड के लिए उन्होंने इस एटॉमिक बॉम्ब का जो निर्माण हुआ था उनके फॉर्मूले की वजह से, इसलिए उनको वर्ल्ड सिटीजन का दर्जा भी दिया गया, एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस ऑल्सो। और साथ में उनको एक साइंटिफिक जीनियस के तौर पे पूरी दुनिया पहचानेगी, ऐसा उनको स्पेशल टाइप का रिस्पेक्ट पूरी दुनिया से मिला था। और वर्ल्ड ने उस दिन उनको सेलिब्रेट भी किया कि ऐसा व्यक्ति शायद बार बार जन्म लेकर आए। नाउ आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, प्लीज आपको क्या करना है, हियर आर सम हेडिंग्स फॉर द पैराग्राफ्स इन द टेक्स्ट। जैसे कि हेडिंग्स दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, राइट द नंबर्स ऑफ द पैराग्राफ्स फॉर ईच टाइटल। हर एक टाइटल के सामने आपको नंबर ऑफ, कौन सा नंबर है पैराग्राफ का, फॉर ईच टाइटल अगेंस्ट द हेडिंग। जो हेडिंग है ना, तो वो कौन से पैराग्राफ में दिया हुआ है आपको वो ढूंढ के निकालना है। जैसे कि एग्जांपल लेते देखो, आइंस्टाइन का ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर वो क्या लिख रहा है, 9th नंबर पैराग्राफ में। हम अब ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, देखो ये 9th नंबर पॉइंट पे आता है। एग्री, मिला आइंस्टाइन का फॉर्मूला इसमें, यस, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उनका ये जो फॉर्मूला है। तो वो पूछा गया आपको कि ये पर्टिकुलर चीज जो हम पूछ रहे हैं वो कौन से पैराग्राफ में है। सो प्लीज फाइंड आउट वेयर आर द फॉलोइंग थिंग। जैसे कि आइंस्टाइन मीट्स हिज फ्यूचर वाइफ, जैसे हमने लास्ट फ्यू पैराग्राफ्स में 15, 16, 17, 18, 19 जो भी पैराग्राफ था उसके अंदर फ्यूचर जो वाइफ थी उनकी, वो कौन से पैराग्राफ में दिया है। द मेकिंग ऑफ अ वायलिनिस्ट, मम्मी ने सिखाया था वायलिन बजाना, तो वो कौन से पैराग्राफ में। मेलिवा एंड आइंस्टाइन्स मदर, ध्यान देना, मेलिवा और आइंस्टाइन के मदर के बारे में कौन से पैराग्राफ में, एंडिंग के पैराग्राफ में दिया है शायद से, करेक्ट। अ लेटर दैट लॉन्च द आर्म्स रेस, एक ऐसा लेटर जो आर्म्स के रेस के बारे में बताता हो, यानी कि जो लोग अलग अलग प्रकार के यस वेपन्स बना रहे थे उसके बारे में जानकारी देने वाला एक लेटर हमने लास्ट 2 पैराग्राफ्स में ही पढ़ा। आ डेस्क ड्रॉवर फुल ऑफ आइडियाज, ब्यूरो, याद आ गया, ब्यूरो में दिया हुआ है उसका आंसर। मैरिज एंड डाइवर्स, वो एक ही पैराग्राफ में दिया हुआ है, लेकिन अगर मन चाह रहा है तो देख लेते हैं मैरिज और डाइवर्स कौन से पैराग्राफ में दिया है। इधर ऊपर 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 ऊपर, सॉरी इधर, एग्री, ये इधर डाइवर्स हो गया बेचारे का, मिला पॉइंट नंबर 11। तो वो 11 आपको बॉक्स में लिखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज वेरी प्रॉपरली, करेक्ट। फिर नेक्स्ट में क्या करना है, Who had these opinions about Einstein? आइंस्टाइन के बारे में ये सोच किसकी थी? He was boring. कौन सोचता था उसके बारे में बोरिंग? आपको पता ही है, करेक्ट। तो देख लेना आप पैराग्राफ्स में कौन सोचता था। He was stupid and would never succeed in life, ऐसा उनके हेडमास्टर ने बोला था। He was a freak, मदर सोचती है देखो कि ये पागल इंसान है, ये पागल की तरह है, इसको कुछ आता ही नहीं है। ऐसा आपको ओपिनियंस किसने रखे हैं उनके बारे में लिखना है, या सिर्फ आगे लिखना है फ्रेंड्स या डैश या डैश, क्लियर। एक्सप्लेन व्हाट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग आर, आपको एक्सप्लेन करना है कि नीचे दिए गए चीजों के लिए क्या कारण है। आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन मुनिच फॉर गुड, क्या कारण था? क्योंकि उस वक्त उन्होंने आर्गुमेंट्स करना शुरू कर दिया था और उन्हें बहुत बोरिंग लगता था, उन्हें फ्रीडम के जैसा फील नहीं होता था, इसलिए उनको ये स्कूल छोड़ना पड़ा, या फिर उनको स्कूल से निकलना ही ठीक लगा। तो ये सब चीजें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपको पढ़ के यस मेंशन करनी है। देन नेक्स्ट आर द क्वेश्चन आंसर्स व्हिच यू कैन सी इन एनी ऑफ द बुक्स। जैसे कि कैंप पब्लिकेशन है तो वो आप खरीद के रख सकते हैं, या तो फिर हो सकता है आपको दूसरी कोई बुक अच्छी लगे ऑल इन वन जैसी, तो वो भी अगर आप खरीद के रखते तो कोई इश्यू नहीं है। टाइम बिंग आपको स्टडी करने के लिए अगर कोई बुक्स दिए गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं है या कोई नोट्स भी है then it's good. Okay, try to purchase the books as far as possible. खास करके you can use camp publication for the grammar section also. It's a good book. You can purchase it by your own also. Clear? Then there are some kind of the, here are some facts from Einstein's life. Arrange them in chronological order. Chronological order मतलब sequence में जाइए आप, इनमें से सबसे पहले क्या हुआ था उनके लाइफ में,
तो 1 2 3 4 ऐसा नंबर दे दीजिए ऊपर नीचे करके। क्लियर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उसको कहते हैं। प्लीज राइट इट डाउन प्रॉपरली। जैसे कि इनमें से पहला नंबर कौन सा है वो देख लेना, पहले पढ़ते जाना कि लेसन में सबसे पहले क्या हुआ था, ऐसा देख लो आप। क्लियर? और उसके सामने उस ब्रैकेट में नंबर लिखते जाओ। एंड देन थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, वो ग्रामर का सेक्शन है। जैसे जैसे ग्रामर के टॉपिक्स आपके बढ़ाए जाएंगे या आपको यस बाद में डिटेल्स बताई जाएगी, विल कम टू द एग्जैक्ट पॉइंट। नहीं तो क्या है, थोड़ा बहुत मैं पढ़ा दूंगा तो आपको क्लियर नहीं होगा, तो मजा नहीं आएगा आपको। So let us understand them in the next session very properly with the examples. I'll be trying to teach one by one topic and try to understand them in a very proper systematic way. Clear? और इसके बाद फिर आपको ये पूरा का पूरा जो नीचे फोर्थ फिफ्थ सिक्स यहाँ से जो शुरू होता है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, उनको ध्यान से पढ़ना, उनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो नीचे सेकंड एक्सरसाइज जो है ना, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस, उनके अंदर एक विशेष प्रकार की जानकारी दी हुई है, विशेष प्रकार के डिटेल्स दिए हुए हैं। तो आप अगर एक लाइन यहाँ पर पढ़ लेते हैं, आइंस्टाइन बिकेम अ गिफ्टेड amateur violinist maintaining this skill throughout his life. Then second is letters survive in which they put their affection into words mixing science with the tenderness. Now what is asked here, क्या पूछा गया आपको? The parts in italics, italics मतलब ये इस तरह से जो लिखे गए सेंटेंस का जो हिस्सा है ना, तो उनको italics कहते हैं। The parts in italics in the above sentences begin with ing verbs। देखो maintaining, इसमें भी देखो मिक्सिंग, है ना, तो इनको इटैलिक फॉर्म्स में आईएनजी के साथ शुरुआत होती है, तो वो वर्ब्स है। एंड आर कॉल्ड एज पार्टिसिपियल फ्रेजेस। इनको क्या कहा जाता है इंग्लिश ग्रामर में? पार्टिसिपल और पार्टिसिपियल फ्रेजेस कहते हैं, क्योंकि वो पूरा सेंटेंस है, सिर्फ पार्टिसिपल्स नहीं है, वो पूरे फ्रेजेस है। फ्रेजेस a kind of a mixture of the words which gives you a part of some meaning, कुछ हिस्सा, जैसे on the table, in the corner, तो ये जो है ना वो फ्रेजेस है। लेकिन इसमें हम पार्टिसिपिशियल फ्रेजेस की बात कर रहे हैं। तो पार्टिसिपियल फ्रेजेस से समथिंग मोर अबाउट द पर्सन। पार्टिसिपियल फ्रेजेस किसको बोलते हैं? जब किसी व्यक्ति के बारे में अधिक जानकारी मिलती है तो उसे पार्टिसिपियल ओके टाइप का फ्रेज कहते हैं। या फिर किसी चीज के बारे में हम उस सेंटेंस में बात कर रहे हैं तो वो आगे आपको जानकारी मिलती है अबाउट, और द आइडिया एक्सप्रेस बाय द सेंटेंस एज अ होल। या तो फिर पूरा आइडिया एक्सप्रेस होता है किसी सेंटेंस को लेकर, पूरी जानकारी उस सेंटेंस की एंड में पता चलती है उस फ्रेज की वजह से। ओके, तो उसको पार्टिसिपेशल फ्रेजेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, इसमें हमें ना तो एक हिस्सा ही पढ़ेंगे, आइंस्टाइन बिकेम अ गिफ्टेड एमेचर वायलिनिस्ट, ये हिस्सा हो गया, ये इसका पूरा मीनिंग समझ में आ गया, करेक्ट। लेकिन उस आइंस्टाइन के उस गिफ्टेड एमेचर वायलिनिस्ट के बाद उसकी जो जानकारी, अधिक जानकारी बाद में पता चलती है, तो फुल स्टॉप दे दिया तो उसका मतलब क्या हुआ? मुझे बीच में उस कैरेक्टर को डालना पड़ेगा, यहाँ पर ही डाल के, ही मेंटेन्ड दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। अब इस ही को उड़ाऊंगा मैं और फुल स्टॉप भी उड़ा दूंगा, तो मेंटेनिंग में कन्वर्ट कर दूंगा इसको। तो पूरा सेंटेंस कैसे पढ़ेंगे हम? Einstein became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. क्लियर हुआ सेंटेंस? तो ऐसे जब हम करते हैं तो उसको पार्टिसिपेशियल फ्रेजेस कहते हैं। क्लियर? नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन अ यस विद द हेल्प ऑफ द पार्टिसिपेशियल क्लॉजेस। अब हम क्लॉजेस के बारे में बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। Okay, I am just going to stop here and we'll continue in the next session with the grammar point or some other type of the yes maybe the lesson or maybe the poem also. We'll think tomorrow on this matter. Clear? Have a nice day all of you.